तो एक चुनाव के प्रभारी, परंतु हमेशा कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का काम सतत जो कर रहे हैं, ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रभारी माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी आज आप सबसे बात करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आपसे संबोधन करें। जयपुर और राजस्थान के सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। विगत लगभग 40 दिनों से राजस्थान में पार्टी ने मुझे चुनाव प्रभारी का जो दायित्व दिया उसको निभाने की हम कोशिश कर रहे थे, और अब से कुछ ही घंटों में जब चुनाव प्रचार दूसरे चरण का भी समाप्त होगा तो कुल मिलाकर इस प्रचार अभियान में जो हुआ है उसकी जानकारी देने की दृष्टि से आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती है। वोटर, मतदाता और उसको हमारे काम का हिसाब किताब देने की आवश्यकता को एक उच्च जनतांत्रिक मूल्य के रूप में हम देखते हैं, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री समेत सारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और सभी जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपने परिश्रम और प्रतिभा के माध्यम से लोक शिक्षण भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किए हुए काम के आधार पर मतदाता ने अपना निर्णय करना चाहिए। और इसलिए जैसे कि आपको याद होगा 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने के पश्चात पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इस शब्दावली का उपयोग किया था। परफॉर्मेंस के आधार पर आप चुनावी मैदान में अपना निर्णय करें, और ऐसा निर्णय करेंगे तो आप स्वाभाविक रूप में भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही निर्णय करेंगे अनुकूलता से, क्योंकि परफॉर्मेंस की जो बात हम करते हैं वो हिम्मत ना कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है, ना अन्य कोई विपक्षी दल दिखाते हैं। उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के पी का भी उच्चारण नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रबोधन और लोक शिक्षण जिसको हम बहुत प्रधानता देते हैं, उसमें विगत 40 दिनों में केंद्र के हमारे कुल 14 वरिष्ठ नेता इस प्रदेश में आए। सभी को आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, ऐसे सभी प्रमुख नेतागण यहाँ पर आए राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्होंने कुल मिलाकर 37 सभाएं की, 10 रोड शोज़ हुए, 3 पत्रकार वार्ताएं हुई, 14 कुल मिलाकर अन्य तरीके के सम्मेलन हुए। और इन सबों को जोड़ते हुए अगर हम कहें तो लगभग सारा राजस्थान कवर हो गया, 2525 चुनाव क्षेत्र इसमें कवर हो गए। इसी तरीके से प्रदेश के भी 51 वरिष्ठ नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व के अध्यक्ष, मंत्री, इन सबों ने मिलाकर कुल मिलाकर 144 सभाएं की, 34 रोड शोज़ उनके हुए और 73 सम्मेलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। मगर जैसे कि मैंने कहा कि ये काम केवल केंद्रीय या प्रदेश स्तरीय नेताओं तक सीमित नहीं था। हमारा हर कार्यकर्ता एक दृष्टि से अपने अपने बूथ पर पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा था, पार्टी के किए हुए काम का हिसाब किताब देता था और जनता को मिलकर, मतदारों को मिलकर उनसे जनादेश के लिए प्रार्थना करता रहा।
आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि एक ओर तो हम परफॉर्मेंस की और विकास की राजनीति के संदर्भ में किए हुए कामों का जिक्र करते हुए, कई बार आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री जी समेत कई नेताओं ने हमारे और कांग्रेस की सरकारों में विकास के संदर्भ में सोच में कितना अंतर है इसका आंकड़ों के साथ उन्होंने खुलासा किया था, स्पष्टीकरण किया था। और मुख्य रूप में राज्य में जो ERCP का विषय था जिसको गति मिली, बाद में परीक्षाओं में जो हेराफेरी और बाकी घोटाले होते थे उसके ऊपर कैसे एक दृष्टि से नियंत्रण लाने की कोशिश हुई, कई अपराधियों को हिरासत में लिया गया, ये भी बात बताई गई। उसी तरीके से केंद्र ने राजस्थान के लिए क्या किया इसके बारे में भी कहा गया। मगर दुर्भाग्यवश एक और हम जब विकास की राजनीति करना चाहते हैं, ध्यान में आता है कि हमारा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी अभी भी पुरानी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म इन संकल्पनाओं के साथ उनकी जो मोहब्बत है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों का संविधान के प्रियम्बल में शब्द प्रयोग करने के प्रतिकूल मत दिया था और बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मगर रात के अंधेरे में आपातकाल में कांग्रेस ने ये एक दृष्टि से गलत काम, संविधान निर्माताओं की आकांक्षा से विपरीत काम किया और इन शब्दों को समाहित किया। आज भी इन्हीं संकल्पनाओं का मोह, जबकि दुनिया कहीं से कहीं निकल गई है, मगर कांग्रेस इन्हीं पुरानी बातों को चिपकी हुई बैठी दिखाई देती है, जिसके कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिनमें से 5 प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सम्मुख लाने की कोशिश कर रहा हूं। कल शाम से कांग्रेस की जो ओवरसीज बॉडी है उसके अध्यक्ष श्री सैम पिट्रोडा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है और अमेरिका जैसा होना चाहिए ऐसी वकालत की है। अभी अमेरिका वाले कहते कि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, सच क्या है वो लोग जाने, मगर उन्होंने ये कहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स जैसा कोई घर के कुटुंब प्रमुख की अगर मृत्यु होती है तो उसके वारिसों को वो सारा पैसा या उसकी धन दौलत न मिले, संपदा न मिले, उसका कुछ प्रतिशत मिले, बाकी सारा सरकार के पास जमा हो, इसकी वकालत श्रीमान पिट्रोडा ने की है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी को इससे अलग किया है, मगर उससे कांग्रेस की सोच का जो एक दृष्टि से उसको जो उजागर करने का काम पिट्रोडा महोदय ने किया है, जो अभी भी ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैं मानता हूं कि उससे कांग्रेस अपने आप को अलग नहीं कर सकती। उसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का भी विषय हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी ने इस विषय के बारे में कई बार कहा है और इसका खुलासा न होने के कारण मतदाता भी, मैं मानता हूं कि इससे आतंकित है कि इस पद्धति से अपना पसीना गवाते हुए लोगों ने जो धन कमाया है, संपदा निर्माण की है, उसके पुनर्वितरण की बात कांग्रेस कर रही है, तो वो किस पद्धति से होगा इसके बारे में स्वाभाविक रूप में जनता आशंकित है। इसी तरीके से कांग्रेस का ये पहले से रुझान रहा है और कई चुनावों में उन्होंने घोषणा पत्र में मजहब पर आधारित आरक्षण की बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में इसकी भी चर्चा हुई थी और बहुत सोच विचार करते हुए मजहब पर आधारित आरक्षण को देश के संविधान निर्माताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। मगर आज भी कांग्रेस उस मोह से, क्योंकि उसके पीछे जो वोट बैंक की राजनीति है, इससे बाहर नहीं आ पा रही और इसलिए कई बार ये विषय सामने आता रहता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है और कई जगह कर्नाटक में या अन्य अन्य जगह ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक समुदाय को वोट देना, अल्पसंख्यक समुदाय का समावेश करना इत्यादि बातें इसके पहले भी चर्चा में आई है। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति और जिसके कारण हमारे वंचित ऐसे जो समाज के घटक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके आरक्षणों में अगर इस पद्धति से मजहब पर आधारित आरक्षण का समावेश किया जाता है
तो न केवल संविधान निर्माताओं का वो अपमान है, मगर हमारे सारे वंचित भाई बहनों के अधिकारों पर भी वो अतिक्रमण है। इस बात को भी यहाँ पर लाना आवश्यक है। जो बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी कुछ साल पहले कि देश की संपदा पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, विशेष रूप में उन्होंने जिक्र किया था कि मुसलमान समाज का है। मैं मानता हूँ कि ये भी पुनः एक बार उसी वोट बैंक पॉलिटिक्स का उदाहरण है। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है, और न केवल कांग्रेस पार्टी मगर परिवारवादी सभी पार्टियों की, चाहे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या बिहार की लालू प्रसाद की पार्टी हो, ये परिवारवाद को इसलिए बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि वो जन्म पर आधारित भेदभाव की नीति, जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेष रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूर्ण तरीके से नकारा था, और इस देश की जो भी विरासत है उसमें भी कहीं ये नहीं था, मगर ये इसको पिछले दरवाजे से फिर स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि इन दलों में नाम के वास्ते तो किसी को अध्यक्ष बना देते हैं, मगर सत्ता की और विशेष रूप में धन दौलत की सारी चाबियां परिवार के पास रहती है, और ये रखने के लिए ही ये जन्म पर आधारित भेदभाव नीति का एक दृष्टि से पुरस्कार करते हैं। ऐसे वातावरण में हमें लगता है कि लोक शिक्षण और प्रबोधन और अधिक अच्छे तरीके से करते हुए लोगों को ये बताना आवश्यक है कि कांग्रेस के इरादे क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है, जिससे उनको सचेत करते हुए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी अनुकूलता बने, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। जो हम अब तक 40 दिनों का जो भी प्रचार का काम किया उससे कर ही रहे थे। हमें पूरी उम्मीद है, पहले चरण में वोटिंग कम होने के बावजूद जिन्होंने वोटिंग किया है वो सामान्यतः हमारे संगठन के जो बूथ प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, इन्होंने जो प्रयास किए, परिश्रम किए, उसके बदौलत हमारे पक्ष में अच्छा वोटिंग हुआ है। हम चाहेंगे कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, हर कोई नागरिक मतदान करे। ये आह्वान स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि द्वितीय चरण में वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ेगा, और फिर एक बार 25 से 25 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपा के हैट्रिक साधने में सफल होगी। धन्यवाद। सवाल है मेरा, आपने कहा कि कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति करती है। दूसरे कैलाश चौधरी जी कहते हैं बाड़मेर से उम्मीदवार हैं, वही कहते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो भारत मेरे टुकड़े टुकड़े गैंग जो है सक्रिय हो जाएगा, पाकिस्तान से घुसपैठ हो जाएगी। यानी कि इससे आप तक इन बयानों से क्या मुस्लिम वोट बैंक का नहीं बचेगा बीजेपी? इससे तो विपरीत है। जोशी साहब ने अगर ये कहा है कि बाबर का बच्चा भी श्री राम बोलेगा, तो आज भी कई ऐसे हमारे मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं कि जो भगवान श्री राम को मानते हैं। अभी अभी फरूक अब्दुल्ला ने कहा था राम मंदिर के मतलब रामलला मूर्ति के प्रतिष्ठापना कार्यक्रम के पहले कि राम क्या केवल हिंदुओं का है। ऐसे अब्दुल्ला साहब को अभी ध्यान में आया। हम तो पहले से कहते हैं कि वो कोई केवल हिंदुओं का थोड़ा ही है, वो तो राष्ट्र पुरुष है। इसलिए हमारी तो कोई सोच में परिवर्तन नहीं, हम तो मानते हैं कि वो सभी का है, और सभी लोग उसकी पूजा अर्चना में जिनको सहभागी होना है जरूर हो, मगर उसको अपनाएं, उसको किसी एक मजहब के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम तो कई बार कहते आए हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं है, वसुंधरा राजे प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल बेटे का प्रचार कर रही है। एक बड़ा नाम है, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है बीजेपी का। अगर साथ देती, 400 पार का जो नारा है जो कि प्रधानमंत्री दे चुके हैं, क्या उससे काफी मदद नहीं मिलेगी? उनके प्रचार नहीं करने से कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, हम तो पार्टी में, समाज में, सब जगह सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बागडोर संभाली तो पहला काम मैंने किया, एयरपोर्ट से सीधा मैं वसुंधरा जी के घर गया था, उनका मार्गदर्शन लिया था। इसके बाद भी लगातार हमारी बातें होती रही। रामनवमी तक वो अपने किसी पूजा पाठ में व्यग्र थी, उसके बाद उनके लिए 2-3 जगह पर कार्यक्रम होने की कल्पना भी थी। मुझे पता नहीं वो हुए या नहीं हुए, मगर वो पूरी तरीके से हमारे इस प्रचार अभियान में जुटी हुई है। हो सकता है कि वो उनके क्षेत्र में थोड़ा अधिक समय दे रही। नहीं, ऐसा नहीं, इसका ऐसा कोई कारण उसका नहीं है। वो अपनी पद्धति से उतनी वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। देखिए,
जो मैंने कहा कि पहला चरण में अगर वोटिंग कम हुआ है, ये चिंता का सभी का विषय है, स्वयं चुनाव आयोग को भी इसकी चिंता है, मगर इसका हमारे जीत की संभावनाओं पर कोई परिणाम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे वोटरों को घर के बाहर निकालने में, उनको अपील करने में, उनको संपर्क करने में हमारी व्यवस्था चाक चौबंद रही। बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, इन्होंने अपना काम बढ़िया तरीके से किया है। आज की तारीख में जो नए मतलब चरण के लिए हम तैयार हो रहे हैं, आज शाम प्रचार समाप्त होगा, तो उसी व्यवस्था को हम और अधिक अच्छे तरीके से अमल में ला रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है। ये सवाल आपने कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए कि आपका कार्यकर्ता सक्रिय क्यों नहीं। वहाँ तो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो कार्यकर्ता कैसे मिलेगा? नहीं, जो भी है कम तो नहीं होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कम नहीं होना चाहिए, और हम मगर हमारे वोटरों का वोटिंग कम हुआ है ऐसा हमें लगता नहीं, हमारा आकलन है। एक मिनट, बाद में मैं आपके पास आता हूँ। उनका पूरा स्टेटमेंट कल टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई समाचार पत्रों में आया है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि इनके लिए काम करना चाहिए, और माइनॉरिटीज विशेष रूप में मुसलमान, ऐसा शब्द प्रयोग है। तो मैं मानता हूं कि अभी 2006 के बाद अभी कितने 20 साल होने को आए, फिर भी उन्होंने उसको खारिज तो किया नहीं, विड्रॉ तो किया नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जो बयानबाजी है, उनके राहुल गांधी, अभी आप कहेंगे कि राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वैसे कोई नहीं है, मगर मैनिफेस्टो पर उन्हीं का चित्र छपता है हमारे अध्यक्ष जी के साथ। तो इसलिए राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको हम गंभीरता से लेने की कोशिश करते हैं, यद्यपि कई लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं, मगर हम तो गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वही उनके कुलदीपक है, वही भविष्य बनाने वाले हैं। तो उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कई बार की है, और उनके घोषणा पत्र में भी इसके बारे में इन शब्दों में रीडिस्ट्रीब्यूशन का उल्लेख नहीं है, मगर ये तर्क लगाया जा सकता है। और इसलिए जनता के मन में जो आशंकाएं हैं, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने परिवार प्रमुख के नाते उसी को उद्गार दिया है। नहीं, क्योंकि उन्होंने लिया है ना, उन्होंने अपने घोषणा पत्र के ऊपर उन्हीं का चित्र छापा है, वो पार्टी की कोई पदाधिकारी तो है नहीं मेरी जानकारी में, तो वो गंभीरता से लेते हैं, ये मैं कह रहा हूं। बताइए। पता नहीं, मुझे समाज के कई लोगों ने चंदा दिया, उनकी क्या विशेषता है? कई लोगों ने नाम भी बताया नहीं, चंदा देने वाला ऐसा बोलता भी नहीं कई बार, मगर बाकी जो अनाप शनाप बातें उन्होंने की है, आपने देखा उनका वीडियो, उन्होंने कहा कि चाय वाला कैसे बकवास कर रहा है, मगर ये कोई भाषा होती है? उसको आप गंभीरता से ले रहे हैं मान्यवर। देखिए, हम समाज को इस तरीके से मतलब विभाजित रूप में देखते नहीं, पूरा मतदाता एक मुश्त होकर, और उसमें हमारे सभी समाजों के बंधु हैं। मैं कोई 5 लोगों समाजों का नाम लूँ और बाकी 6 बच जाएंगे, तो मैं वो नहीं करूँगा। हमारी धारणा है कि पूरा समाज, इसमें आपने जिस समाज का उल्लेख किया वो समाज भी है, सारा समाज पूरे देश भर का प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर एक बार शपथ ग्रहण करते हुए देखना चाहता है। सॉरी, तो रूपाला जी ने कई बार मांगी है।
मैं मानता हूं कि वो विषय अभी समाप्त हो गया और उन्होंने जो भी कहा उस पर उन्होंने जो भी स्पष्टीकरण या माफ़ी वो सब हो गया। इट इज़ नाउ ए थिंग ऑफ द पास्ट। सॉरी, देखिए इसमें मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत सारा आया है कि कैसे एक कैंडिडेट लंदन गया, कैसे उसकी मेज़बानी की गई, कैसे उनके साथ कौन कौन लोग थे और कैसे पाकिस्तान के एक मौलवी ने किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए इसके बारे में बातें की। तो ये सारा चित्र कोई देश की एकता के बारे में, मतलब इनके इरादों के संदर्भ में मैं मानता हूँ कि काफ़ी प्रकाश डालने वाला है। उसी बात को उन्होंने अपने बयान में कहा है, कोई अलग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
है।